रात गहरी है, खामोश इतनी कि तुम्हें अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही है। तुम आसमान की ओर देखते हो, लाखों तारे टिमटिमा रहे हैं, जैसे किसी ने अंधेरे में मोमबत्तियां जला दी हों। पर इस शांति के पीछे कुछ छिपा है, कुछ ऐसा जो हमेशा से था लेकिन अब जाग चुका है। कहते हैं ब्रह्मांड अमर है, पर असली सच यह है कि ब्रह्मांड भी मर सकता है। बस उसकी मौत धीमी सन्नाटे में होती है। हर तारा जो जलता है कभी न कभी बुझता भी है। हर प्रकाश जो जन्म लेता है कभी न कभी अंधेरे में समा जाता है। और जब पांचों शक्तियां एक साथ सक्रिय हों तो वो दिन अंतिम दिन कहलाता है। पहली शक्ति मृत्यु की किरण। किसी दूर आकाशगंगा में एक तारा फटता है और अपनी अंतिम सांस में इतनी घातक किरण छोड़ता है कि अगर वो धरती की ओर आ जाए तो पल भर में हम राख बन जाए। इसे कहते हैं गैमा रे बर्स्ट, जहां तारे का मरना ही किसी सभ्यता का अंत बन जाता है। दूसरी शक्ति शून्य का विद्रोह। अगर कुछ नहीं अचानक टूट जाए तो, अगर वैक्यूम, वो जगह जो सबको थामे हुए है, अस्थिर हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड एक बुलबुले की तरह सिकुड़ जाएगा। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी धमाके के ब्रह्मांड अपने ही नियमों से विद्रोह करेगा और फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तीसरी शक्ति अंधकार का शिकारी। कहीं अंतरिक्ष की गहराई में एक भटका हुआ ब्लैक होल घूम रहा है। ना उसका घर है, ना उसकी मंजिल। वो बस खोजता है नए शिकार, नई रोशनी, नई जिंदगियां। वो तुम्हें आते हुए कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो देखे जाने से पहले ही तुम्हें मिटाने वाला है। चौथी शक्ति ब्रह्मांड की गोली। कभी कभी अंतरिक्ष किसी को निशाना बनाता है। एक छोटा सा पत्थर अरबों किलोमीटर दूर से सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ता है। वो किसी इरादे से नहीं आता, वो बस नियम निभाता है। क्योंकि हर सभ्यता को एक न एक दिन अपनी गोली मिलती है। और फिर आती है पांचवी शक्ति, सूरज का पागलपन। वो तारा जिसने हमें जीवन दिया, एक दिन अपने ही ताप में पागल हो उठता है। उसके अंदर ऊर्जा का तूफान उठता है जो अपनी सीमा भूल जाता है। और फिर वो अपने बच्चों को अपनी ही आग से जला देता है। 5 शक्तियां, 5 रास्ते, एक ही अंत। ब्रह्मांड को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, वो खुद अपने विनाश का कारण है। और जब वो शुरू होता है कोई भाग नहीं सकता। ना धरती, ना सूरज, ना समय। अब चुपचाप लेट जाओ, आंखें बंद करो, क्योंकि जो कहानी तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो तुम्हारे अस्तित्व का आखिरी प्रतिबिंब है। ये है अनंत इन्फिनिट, ब्रह्मांड का अंतिम अध्याय, जहां विज्ञान, डर और नियति एक हो जाते हैं। वह रात जब आसमान शांत था। रात अजीब थी, हवा में ठंडक थी, पर ना जाने क्यों वह ठंडक आराम नहीं दे रही थी। आसमान साफ था, तारे झिलमिला रहे थे, हर तारा अपनी जगह पर, जैसे अनगिनत दीपक किसी अंधे मंदिर में जल रहे हों। पर उनमें कुछ था, कुछ जो हर रोशनी के पीछे छिपा हुआ था। लोग अपनी जिंदगी के सबसे सामान्य दिन की नींद में थे। कहीं कोई बच्चा माँ की गोद में सो रहा था, कहीं कोई बूढ़ा आदमी रेडियो की धीमी आवाज पर नींद में डूब रहा था। हर कोई अपने सपनों में था, और ऊपर इस नीले ग्रह के बाहर ब्रह्मांड अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा था। एक तारा अरबों प्रकाश वर्ष दूर
धीरे धीरे मर रहा था। उसका हृदय सिकुड़ रहा था। उसका तापमान अरबों डिग्री तक पहुंच चुका था। वह तारा अब रोशनी नहीं दे रहा था। वह अपने अंदर ढह रहा था और उसके भीतर जन्म ले रही थी मौत की सबसे शुद्ध किरण। कोई जानता नहीं था कि इस रात सिर्फ एक चमक, एक झिलमिल पूरी पृथ्वी को मिटाने वाली थी। और इतिहास के अगले पन्ने पर मानव सभ्यता नाम का अध्याय बस राख के रंग में लिखा जाने वाला था। कहीं दूर उस विशाल तारामंडल में एक तारा अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। वह इतना विशाल था कि अगर उसे सूरज की जगह रख दिया जाए तो उसकी सतह शनि तक पहुंच जाती। वह मर रहा था, लेकिन उसका अंत शांत नहीं था। उसका केंद्र सिकुड़ रहा था। गुरुत्वाकर्षण अपने ही वजन से सब कुछ अंदर खींच रहा था। तारे का कोर एक बिंदु में समा गया, एक ऐसा बिंदु जहां से कोई भी चीज, यहां तक कि प्रकाश भी लौट नहीं सकता। और वहीं जन्म लिया एक ब्लैक होल ने। लेकिन यह अंत नहीं था। ब्लैक होल बनने के साथ ही उस तारे की बाहरी परतें एक भयानक झटके में फट पड़ी। दो पतली पर विनाशकारी रोशनी की धाराएं उसके ध्रुवों से निकली, जैसे किसी ने अंधेरे में दो तलवारें खींच दी हों। उन्हें कहते हैं गैमा रे जेट्स। यह ब्रह्मांड की सबसे घातक किरणें हैं, जिनकी ऊर्जा इतनी तीव्र है कि एक सेकंड में वे जितनी शक्ति छोड़ती हैं, उतनी सूर्य अपने पूरे जीवन में भी नहीं दे सकता। और अब वे चल पड़ी थी, सीधे अंतरिक्ष में, सीधी दिशा में, पता नहीं कब से, पर शायद करोड़ों साल से। वो रोशनी अब पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। हम नहीं जानते थे, पर मौत हमारे रास्ते में थी। जब वो किरण पृथ्वी तक पहुंचेगी, तब किसी को कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। वो आएगी और सब कुछ बस पिघल जाएगा। ये विस्फोट बस 10 से 20 सेकंड तक चलता है। इतना छोटा समय कि कोई प्रार्थना भी पूरी नहीं हो सकती। पर उन्हीं कुछ सेकंडों में यह उतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी सूर्य पूरे 10 अरब सालों में नहीं दे पाता। कल्पना कर, एक किरण जो आंखों से दिखती भी नहीं, धरती के वायुमंडल से टकराती है। पहले वो ओजोन परत को फाड़ देती है, वो परत जो हमें सूर्य की घातक किरणों से बचाती है। फिर ये वायुमंडल में इलेक्ट्रॉनों की बौछार पैदा करती है, जो पूरी पृथ्वी को बिजली के जाल में बदल देती है। पहले सेकंड में सैटेलाइट्स फट जाते हैं। दूसरे सेकंड में हवा नीले रंग की चमक छोड़ती है। तीसरे सेकंड में महासागर उबलने लगते हैं। और चौथे सेकंड तक मानवता सिर्फ एक चमक बनकर रह जाती है। यह विस्फोट कोई बम नहीं, यह कानूनों से परे ऊर्जा है। इसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं। यह बस अस्तित्व को मिटा देती है। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर कुछ हजारों प्रकाश वर्ष दूर है तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही भ्रम सबसे खतरनाक है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली है कि भले ही यह 10,000 प्रकाश वर्ष दूर हो, अगर इसका जेट हमारी दिशा में हुआ तो इसका प्रभाव सीधे पृथ्वी पर पड़ेगा। विज्ञान के हिसाब से हम सिर्फ एक पतली रोशनी की लाइन में हैं। अगर वो लाइन थोड़ा भी हिल जाए तो हम सुरक्षित हैं, पर अगर वह जरा भी हमारी ओर मुड़ी तो सब खत्म। पहले वायुमंडल नष्ट होगा, फिर धरती के ऊपरी हिस्से जल उठेंगे। ओजोन के बिना सूरज की घातक यूवी किरणें सीधे हर जीव तक पहुंचेंगी। पौधे पहले मरेंगे, फिर समुद्रों का प्लवक, और उसके साथ हर सांस रुक जाएगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है
हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। आकाश में एक नीली चमक होगी, जैसे किसी ने अंतरिक्ष से एक दर्पण तोड़ दिया हो। लोग सोचेंगे, क्या ये अरोरा है? फिर बस रोशनी और अंधेरा। कुछ ही सेकंड में वो चमक हर दिशा में फैल जाएगी। कोई आवाज नहीं, कोई धमाका नहीं, बस रोशनी की बाढ़। और फिर पृथ्वी बस राख का गोला। रात के सन्नाटे में जब लोग नींद में थे, आसमान ने अपनी त्वचा उतारनी शुरू कर दी। ओजोन की वह अदृश्य ढाल जो अरबों साल से हमें सूरज की आग से बचा रही थी, धीरे धीरे पिघलने लगी। पहले हवा में एक हल्की चमक उठी, फिर हवा ने जलना शुरू किया। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो जीवन की सांस थे, अब आग का ईंधन बन गए। धरती का आसमान अब नीला नहीं, बैंगनी और फिर काला हो गया। आकाश में एक विशाल नीली ज्वाला उठी, जैसे ब्रह्मांड ने कोई घाव खोल दिया हो। वातावरण में आयनाइजेशन बढ़ा, बिजली हर दिशा में फटने लगी। सूरज छिप गया, पर रोशनी हर जगह से आ रही थी। यह गामा किरणों का नृत्य था, और हर लहर के साथ लाखों जीव मर रहे थे। समुद्रों में ऑक्सीजन बुलबुलें बनकर ऊपर उठने लगी। मछलियां उलट पलट कर मर गईं। पेड़ अपनी जड़ों तक जल गए, पर आग दिखाई नहीं दी, क्योंकि यह रोशनी की आग थी जो केवल परमाणुओं को तोड़ती थी। अब धरती पर हर सांस, हर परछाई, हर ध्वनि बस एक चेतावनी थी कि जीवन अब पीछे नहीं मुड़ सकता। कुछ घंटों बाद पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा छा गया। न कोई हवा थी, न कोई आवाज। सिर्फ रेडियो तरंगों में अजीब गूंज सुनाई देती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, तुम्हारा समय खत्म हुआ। वैज्ञानिक जो रात भर अंतरिक्ष की निगरानी कर रहे थे, उनके उपकरण अचानक जल गए। क्वांटम डेटा में अनजान स्पाइक्स दिखे। हर स्क्रीन पर बस एक शब्द चमक रहा था, डीप बर्स्ट डिटेक्टेड। नासा, इसरो, ईएसए, सबकी लाइनों पर सन्नाटा। हर देश की ऑब्जर्वेटरी एक एक करके बंद हो गई। सैटेलाइट्स ने धरती की तरफ गिरना शुरू किया, क्योंकि ऊपरी परतों में अब कोई हवा नहीं बची थी। इंसान ने पहली बार महसूस किया, वातावरण नहीं, समय जल रहा है। आसमान में न तारे बचे, न चांद, सिर्फ एक लगातार चमकती हुई रोशनी जो देखती थी पर दिखाई नहीं देती थी। और फिर दुनिया में एक अजीब ध्वनि का मरना शुरू हुआ, जैसे किसी ने ब्रह्मांड का वॉल्यूम ऑफ बटन धीरे धीरे घुमा दिया हो। अब पृथ्वी पर मौन था, और मौन ही उसका आखिरी साक्षी। दुनिया के शहर अब राख के शहर बन चुके थे। लोग एक दूसरे की आंखों में बस एक सवाल देख रहे थे, क्या यही अंत है? किसी ने ईश्वर को पुकारा, किसी ने आसमान की ओर चिल्लाया, पर ऊपर से कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ वही रोशनी जो सब कुछ निगल रही थी। लंदन के एक खगोलशास्त्री ने आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया, यह गामा ब्लास्ट नहीं, यह ईश्वर का संकेत है कि हम ब्रह्मांड को कभी समझ नहीं पाए। कुछ घंटे बाद सब समाप्त हो गया। सागर भाप बन गया, पर्वत चटक गए, पृथ्वी का कोर उबलने लगा, और ब्रह्मांड की उस सबसे तेज किरण ने पृथ्वी को अदृश्य राख में बदल दिया। कोई विस्फोट नहीं हुआ, क्योंकि विस्फोट तब होता है जब कुछ बचा हो। यहां तो सिर्फ शून्य बचा, और उस शून्य में जहां कभी पृथ्वी थी, अब बस एक साइलेंट फ्रीक्वेंसी गूंज रही थी, जिसे सुनकर ब्रह्मांड के अन्य तारे भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। पृथ्वी अब नहीं थी,
बस एक अदृश्य राख का बादल जो अंतरिक्ष में धीमी गति से फैल रहा था। किसी ग्रह की स्मृतियां नहीं, बस चार्ज्ड कण जो एक नई दिशा की तलाश में भटक रहे थे। लेकिन ब्रह्मांड में कोई चीज कभी पूरी तरह नहीं मरती। हर नष्ट हुई चीज किसी नई कहानी की जड़ बन जाती है। गामा रे विस्फोट से निकले वे अति ऊर्जावान कण अब आसपास की डार्क मैटर से टकराने लगे। फिर कुछ अद्भुत हुआ। जहां यह ऊर्जा डार्क मैटर के साथ मिश्रित हुई, वहां अचानक एक स्थानीय गुरुत्वीय केंद्र बन गया। समय और अंतरिक्ष वहां मुड़ने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने ब्रह्मांड का नया बीज बो दिया हो। वह कोई ग्रह नहीं था, वह था एक नई सिंगुलैरिटी का बीज, एक सूक्ष्म बिंदु जहां शून्य और अनंत फिर आमने सामने आ खड़े हुए। ब्रह्मांड के उस हिस्से में अब कुछ अजीब घटने लगा था। गामा विस्फोट के शेष प्रभाव से टाइम सिमेट्री टूट गई। समय का प्रवाह अब उल्टा चलने लगा। एक ओर तारे मर रहे थे, तो दूसरी ओर वही मरती रोशनी उलटकर नए तारों का जन्म करा रही थी। जैसे किसी ने ब्रह्मांड के रिवाइंड बटन को दबा दिया हो। भौतिक नियम अब बेमानी हो चुके थे। क्वांटम वैक्यूम अब स्थिर नहीं रहा, वो खुद में फट रहा था, फिर जुड़ रहा था। विज्ञान के हर ज्ञात समीकरण ने जवाब दे दिया। कहीं पर आकाशगंगाएं पिघल रही थी, तो कहीं नए कॉस्मिक धागे बन रहे थे। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स जो ऊर्जा को जोड़ रहे थे, और शायद किसी नए बिग बैंग का बीज तैयार कर रहे थे। जब यह नया गुरुत्वीय केंद्र बढ़ता गया, तो उसने चारों ओर से रोशनी को निगलना शुरू कर दिया। लेकिन यह कोई ब्लैक होल नहीं था, यह उससे भी गहरा था। यह वॉइड ऑफ लाइट था, एक ऐसा स्थान जहां न रोशनी जा सकती थी न लौट सकती थी। हर फोटोन, हर तरंग, हर विचार बस अंदर समा जाता था, और उसी शून्य के भीतर एक नई आवृत्ति गूंजने लगी, इतनी गहरी कि खुद स्पेस टाइम कांप उठा। वह गूंज किसी भाषा में नहीं थी, पर वह कह रही थी, मृत्यु ही सृजन है और सृजन ही मृत्यु। धीरे धीरे वो शून्य एक नए ब्रह्मांड का गर्भ बन गया। जैसे अंधेरे की कोख में फिर एक नई रोशनी पल रही हो। कई अरब साल बाद जब ब्रह्मांड की सीमाएं फिर बदल चुकी थीं, तो उस शून्य से एक नया विस्फोट हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक अस्तित्व की लहर। उस लहर से निकली ऊर्जा ने फिर समय और स्थान को आकार दिया। नए तारे जले, नई आकाशगंगाएं बनी, और किसी दूर के कोने में एक नीला ग्रह फिर जीवन लेने लगा। वो ग्रह जो शायद किसी और सौरमंडल का था, पर उसके जीन में वही याद दर्ज थी जो कभी पृथ्वी की थी। और जब एक दिन उस नए ग्रह के आकाश में एक वैज्ञानिक ने रात में झांका, तो उसे एक क्षीण सिग्नल मिला, एक प्राचीन तरंग जो कह रही थी, हम फिर लौट आए हैं। वह सिग्नल पृथ्वी का आखिरी संदेश था, जो समय को चीरकर एक नए ब्रह्मांड में पहुंचा था। और वहीं से फिर सब कुछ शुरू हुआ। यह थी गैमा रे बर्स्ट, मृत्यु से सृजन की कहानी, जहां डर और विस्मय दोनों साथ चलते हैं, जहां एक किरण पूरी सभ्यता को मिटाती है और उसी किरण से एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। और जब वह अंतिम किरण बुझी, जब अंतरिक्ष की गहराइयों में आखिरी प्रकाश भी विलीन हो गया, तब ब्रह्मांड कुछ पल के लिए शांत हो गया था। पर वो सन्नाटा असली नहीं था, वो था आने वाले तूफान से पहले की खामोशी। वैज्ञानिकों ने सोचा,
कहानी खत्म हो चुकी है। पर असल में कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि उस विस्फोट के बाद शून्य ने पहली बार अपनी आवाज उठाई थी। एक अदृश्य कंपन जिसे कोई सुन नहीं सका, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के हर परमाणु ने महसूस किया, जैसे खालीपन खुद विद्रोह की तैयारी कर रहा हो। और तभी क्वांटम स्तर पर कुछ बदला। एक मौन चेतावनी जो ब्रह्मांड के हृदय में दबी थी, धीरे धीरे जागने लगी। अब शुरू होती है वैक्यूम डीके, शून्य का विद्रोह, एक ऐसी रहस्यमयी वैज्ञानिक कहानी जहां नथिंगनेस ही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है, जहां अस्तित्व का अर्थ ही मिटने लगता है और शून्य अपने भीतर छिपी क्रोध की ज्वाला को प्रकट करता है। रात असामान्य रूप से शांत थी। सीआरएन की गहराइयों में जहां मशीनें लगातार शोर मचाती हैं, आज हवा में एक अजीब सा ठहराव था। मॉनिटर पर ब्लिंक करता एक छोटा सा नंबर बस कुछ फ्रैक्शन से अलग था, पर जिसने उसे देखा वह साइंटिस्ट अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह सोचता रहा डेटा ग्लिच होगा, लेकिन अगले ही सेकंड क्वांटम फील्ड सेंसर ने ऐसा पैटर्न दिखाया जो पूरे फिजिक्स के इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुआ था। उसने हेडसेट में कहा, वैक्यूम फ्लक्चुएशन 10 जूल्स बियॉन्ड बेसलाइन। सामने बैठा दूसरा वैज्ञानिक चुप हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वही सवाल दोनों की आंखों में था, क्या हमारा वैक्यूम स्थिर नहीं है? अगले कुछ घंटों में दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरी से एक ही तरह की रिपोर्ट आई, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में मिनट डिस्टर्बेंसेस। इतनी हल्की कि आम इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ ही नहीं सकते थे। पर जब डेटा सुपरइम्पोज किया गया तो पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट था, एक तरंग जो कुछ नहीं से उठ रही थी। नासा की एक रिपोर्ट में लिखा था, क्वांटम फैब्रिक सीम्स डिस्टर्ब्ड लाइक द वैक्यूम इटसेल्फ इज ब्रीदिंग। सुबह जब सूरज उगा तो जेनीवा की झील पर हल्की धुंध थी, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। हर एटम, हर मॉलिक्यूल जैसे एक सेकंड के लिए रुक गया हो। किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ, पर क्लॉक्स ने माइक्रोसेकंड्स गिनना छोड़ दिया। शाम को एक गुमनाम एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने अपने ब्लॉग पर लिखा, अगर यह वैक्यूम डीके की शुरुआत है तो यह एक्सप्लोजन नहीं होगा, यह एक करेक्शन होगा, ब्रह्मांड की स्वयं सुधार प्रक्रिया। वह आगे लिखता है, इमेजिन हमारा यूनिवर्स एक झूठे वैक्यूम में है और कहीं किसी पार्टिकल ने सच्चाई को छू लिया। रात गहराती गई। जेनीवा के ऊपर आसमान में कोई तारामंडल साफ नहीं दिख रहा था। स्पेस टेलीस्कोप्स ने रिकॉर्ड किया एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी हम जो पूरे कॉस्मोस में फैला हुआ था। फ्रीक्वेंसी इतनी धीमी कि इंसान सुन नहीं सकता, पर कंप्यूटर कह रहे थे यह किसी हार्टबीट जैसी है। फिर अचानक एक सेकंड के लिए पूरा लैब अंधेरे में डूब गया। बैकअप पावर चालू हुई, सिस्टम्स फिर ऑन हुए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर लॉग्स में लिखा था टेम्परल सिंक एरर T:0.00000004 सेकंड लॉस्ट। किसी ने कहा बस ग्लिच है, पर एक साइंटिस्ट फुसफुसाया, अगर ये ग्लिच नहीं बल्कि रियलिटी का ब्लिंक था तो? उस रात नैरेटर की आवाज आई, धीमी, जैसे किसी नींद में डूबी हुई चेतना कह रही हो, शायद शून्य अब खुद को सुधारना चाहता है। शायद कुछ होना उसे कभी मंजूर ही नहीं था। अगली सुबह जब डेटा एनालिस्ट्स ने रिपोर्ट तैयार की तो उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया, कॉस्मिक फ्लक्चुएशंस पृथ्वी से दूर नहीं जा रही थी।
बल्कि जैसे किसी केंद्र की ओर लौट रही हूं। वेयर इज द सेंटर? किसी ने पूछा। एवरीवेयर, जवाब आया। वैक्यूम डीके डजंट बिगिन समवेयर, इट बिगिंस एवरीवेयर एट वंस। रात के अंतिम घंटे में साइंटिस्ट्स ने सब सिस्टम्स बंद कर दिए और पहली बार पूरे कॉम्प्लेक्स में सन्नाटा था। कोई बीप नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, बस गहरा, ठंडा, ब्रीदिंग साइलेंस। तभी सेंसर्स ने एक अंतिम रीडिंग ली। वैक्यूम डेंसिटी फ्लक्चुएटिंग एट प्लैंक प्रिसिशन। उस पंक्ति के नीचे बस एक नोट लिखा था, किसी ने यूनिवर्स के बेस कोड को छू लिया है। यह तो बस मौन की पहली चेतावनी थी। अभी शून्य ने बोलना शुरू भी नहीं किया है। शून्य का विद्रोह, द रिबेलियन ऑफ नथिंगनेस, जेनीवा की वह शांत सुबह अब खत्म हो चुकी थी। पूरा शहर किसी अनकही बेचैनी में डूबा हुआ था। घड़ियां कुछ सेकंड पीछे चल रही थी। कंप्यूटर रैंडम बाइनरी एरर दिखा रहे थे और लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे हवा का वजन बढ़ गया हो। CERN के कंट्रोल रूम में 12 साइंटिस्ट्स इकट्ठे थे। उनके सामने 60 स्क्रीन्स और हर स्क्रीन पर एक ही चीज बार बार चमक रही थी, वैक्यूम इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड। इम्पॉसिबल, किसी ने फुसफुसाया। वैक्यूम तो परफेक्ट होता है, उसमें कुछ बदल ही नहीं सकता। लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। इलेक्ट्रॉन फील्ड में टाइनी डिस्टॉर्शंस आ रहे थे, जैसे ब्रह्मांड का ताना बाना किसी गहरी जगह से फट रहा हो। शून्य की पहली दरार स्पेस टेलीस्कोप यूक्लिड ने एक इवेंट डिटेक्ट किया, एक छोटा सा क्षेत्र, लगभग एक प्रोटॉन के आकार का, जहां एनर्जी डेंसिटी असीम हो गई थी। किसी ने उसे फॉल्स वैक्यूम कोलैप्स पॉइंट कहा। वह इतनी माइक्रोस्कोपिक थी कि देखी नहीं जा सकती थी, पर उसकी गूंज पूरे कॉस्मोस में फैल गई। सिर्फ 0.0000000001 सेकंड में उस बिंदु से निकली लहर ने पूरे स्पेस टाइम को हिला दिया। नासा के एक साइंटिस्ट ने कहा, इट्स नॉट एन एक्सप्लोजन, इट्स अ रिराइट। धरती का सांस लेना रुक गया। कुछ घंटों बाद वर्ल्ड एटॉमिक क्लॉक्स ने सिंक्रोनाइजेशन खो दिया। हर देश की एटॉमिक टाइम में 1.2 नैनोसेकंड्स का डिफरेंस था। किसी को अंदाजा नहीं था, पर क्वांटम लेवल पर इसका मतलब था कि रियलिटी खुद असंतुलित हो रही है। टोक्यो, मॉस्को, दिल्ली, लंदन, हर जगह अचानक लाइट डिम हो गई, जैसे सूर्य की रोशनी खुद थक गई हो। सैटेलाइट इमेजेस में एक चीज साफ दिखी, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स में सटल शिमरिंग ऑरोरास। पर ये ऑरोरास कोई रंग नहीं बिखेर रहे थे, बल्कि काले हो रहे थे। मौन की भाषा मिडनाइट, जेनीवा। कंट्रोल रूम में सिर्फ एक साइंटिस्ट बचा था। उसका नाम था डॉक्टर इलिया नोवाक। वह हेडसेट लगाए डेटा सुन रहा था, पर डेटा में अब आवाजें थी। एक लो फ्रीक्वेंसी हम, जो कभी तेज, कभी धीमा हो जाता। उसने सॉफ्टवेयर से फ्रीक्वेंसीज ट्रांसलेट की और वेवफॉर्म को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। स्क्रीन पर कुछ शब्द बने, स्टॉप द स्पिन, स्टॉप द इल्यूजन। इलिया के हाथ कांप गए। उसने महसूस किया, यह साउंड किसी कॉस्मिक रेडिएशन से नहीं, बल्कि वैक्यूम से आ रही थी। शून्य बोल रहा है, उसने बुदबुदाया। मानवता की आखिरी बैठक न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का इमरजेंसी सेशन बुलाया गया। दुनिया के सभी प्रमुख वैज्ञानिक और नेता एक ही सवाल से जूझ रहे थे, अगर वैक्यूम डीके शुरू हो चुका है, तो क्या कोई रोक सकता है? एक वैज्ञानिक ने कहा, हम एक फॉल्स वैक्यूम में रहते हैं। अगर कहीं भी ट्रू वैक्यूम बबल बना, वह प्रकाश की गति से फैलेगा और जो कुछ भी मौजूद है उसे पुनर्लिख देगा।
किसी ने पूछा, और अगर वह बबल पृथ्वी से टकराए? कमरे में चुप्पी छा गई। उत्तर बस एक था, तो प्रकाश भी उसके पीछे नहीं पहुंच पाएगा। शून्य का विस्तार स्पेस टेलीस्कोप्स ने एक पैटर्न कंफर्म किया। मिल्की वे के किनारों पर कुछ गैलेक्सीज अचानक फेड हो रही थी। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई लाइट नहीं, बस वे धीरे धीरे अस्तित्व से मिट रही थी, जैसे रियलिटी की किसी परत को कोई डिलीट कर रहा हो। साइंटिस्ट्स ने इस घटना का नाम दिया वैक्यूम ब्लूम। हर सेकंड यह ब्लूम 100 मिलियन किलोमीटर्स तक फैल रहा था। अब सवाल सिर्फ कब का था, कहां का नहीं। नैरेटर की फुसफुसाहट धीमी आवाज में नैरेटर लौटता है। कभी कभी शून्य भी थक जाता है कुछ को ढोते हुए, और जब वह टूटता है तब न तो समय बचता है न स्मृति। वह आगे कहता है, अगर कभी तुम महसूस करो कि हवा एक पल के लिए ठहर गई या रोशनी अचानक थक सी गई है, तो समझना शून्य फिर से सांस ले रहा है। रात के अंतिम पल में डॉक्टर इलिया नोवाक ने अपनी डायरी में लिखा, रियलिटी में नॉट एंड विथ बैंग, इट एंड्स विथ विस्पर फ्रॉम नथिंगनेस। फिर वह खिड़की के पास गया, जेनीवा की झील की ओर देखा, और अचानक सब कुछ गायब हो गया। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मौन। यह विद्रोह था शून्य का, जो अपनी पूर्णता को फिर से पाने चला था। यह कहानी अब अपने चरम बिंदु पर पहुंची है, जहां ब्रह्मांड की आखिरी सांस बाकी है, जहां कुछ और कुछ नहीं के बीच की रेखा मिटने लगी है। अब सन्नाटा बोलने वाला है। द लास्ट सेकेंड ऑफ लाइट, प्रकाश का अंतिम पल। जेनीवा की रात बीत चुकी थी, पर अब वहां कोई रात या सुबह नहीं थी। समय ने अपना अर्थ खो दिया था। घड़ियां चल रही थी, पर हर टिक के साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ गिर रहे थे। धरती पर बचे कुछ वैज्ञानिक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में थे। उनके मॉनिटर्स अब किसी भी सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर रहे थे। CRN, नासा, इसरो, जक्षा, सब सिस्टम्स एक साथ मौन हो चुके थे। बस एक फेंट वाइब्रेशन महसूस हो रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ धीरे धीरे सांस ले रहा हो। जब विज्ञान मौन हुआ, डॉक्टर इलिया नोवाक की आखिरी लॉग मिली। उसमें लिखा था, इट्स एवरीवेयर नाउ, द वैक्यूम इज रिराइटिंग एवरीथिंग, एटॉम्स, फील्ड्स, कांस्टेंट्स, इवन थॉट इटसेल्फ। उसके नीचे कुछ रैंडम कोड लाइंस थे, सिंबल्स जो किसी भाषा के नहीं थे, जैसे ब्रह्मांड खुद बाइनरी में अपना आत्मकथन लिख रहा हो। अंतिम डेटा यूरोपियन स्पेस एजेंसी की टेलीस्कोप गाइया ने आखिरी इमेज भेजी। वह मिल्की वे का स्नैपशॉट था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। हर तारा, हर ग्रह, हर कण जैसे अपनी जगह से थोड़ा स्लाइड कर गया हो, जैसे रियलिटी खुद हिल रही हो। AI सिस्टम ने एनालिसिस किया, स्पेशल ग्रिड कोलैप्स एट 10 प्लैंक यूनिट्स, मतलब स्पेस स्वयं फोल्ड हो रही थी, जैसे यूनिवर्स किसी अदृश्य बिंदु की ओर लौट रहा हो। जब रोशनी रुक गई, पहले सूर्य की किरणें धुंधली हुईं, फिर आसमान में तारे जैसे मिटने लगे। लोगों ने सोचा शायद कोई एक्लिप्स है, पर यह एक्लिप्स कभी खत्म नहीं हुआ। सूरज अब भी जल रहा था, पर उसकी रोशनी अब हम तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वैक्यूम, वह माध्यम जिससे प्रकाश गुजरता है, अब स्थिर नहीं था। रोशनी रुक चुकी थी, और जहां प्रकाश रुकता है, वहां समय भी थम जाता है। मानवता की अंतिम आवाज। अर्थ ब्रॉडकास्ट सिस्टम ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा, पर किसी ने सुना नहीं।
क्योंकि रेडियो वेव्स, फोटॉन्स, पार्टिकल्स सब कुछ उसी कोलैप्सिंग वैक्यूम में फंस चुके थे। एक संदेश अंत तक जाता रहा। To whoever receives this, remember, it didn't explode. It dissolved. फिर स्टैटिक नॉइज और साइलेंस। अस्तित्व का अंत वैक्यूम ब्लूम अप पूरी मिल्की वे को निगल चुका था। स्पेस का हर बिंदु अपनी एनर्जी खो रहा था, जैसे यूनिवर्स का कोड खुद को नल कर रहा हो। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, न्यूटन की ग्रेविटी, प्लैंक की कांस्टेंट, सब इक्वेशंस अब मीनिंगलेस हो गई थी, क्योंकि उन्हें सस्टेन करने वाला वैक्यूम ही खत्म हो गया था। शून्य की सांस नैरेटर की आवाज फिर लौटती है, धीमी, ठंडी, पर अब भी सुंदर। क्या तुमने कभी सोचा है, जब ब्रह्मांड अपने सारे शब्द खो देगा, तब आखिरी ध्वनि क्या होगी? वह रुकता है। वह ध्वनि होगी मौन की, प्रकाश का अंतिम पल कहीं दूर। किसी एक एटम के भीतर अभी भी एक फोटोन टकरा रहा था। वह आखिरी फोटोन था, ब्रह्मांड की आखिरी चमक। वह ट्रैवल कर रहा था, लेकिन सामने कोई वैक्यूम नहीं था, बस एक गहरा, परिपूर्ण, ठंडा शून्य, जैसे किसी महासागर में गिरती एक आखिरी बूंद। वह फोटोन भी कुछ नहीं में समा गया, और उसी क्षण यूनिवर्स ने खुद को फिर से शून्य में लिख दिया। पुनर्जन्म की संभावना पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर शून्य में छिपा होता है एक नया, एक बनने की चाह। वैक्यूम कोलैप्स के कुछ नैनोसेकंड्स बाद एक माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशन फिर उभरी। प्लैंक स्केल पर एनर्जी डेंसिटी बढ़ी और एक नया क्वांटम बबल बन गया। वह इतना छोटा था जितना बिग बैंग से पहले सिंगुलैरिटी हुआ करती थी, पर उस टाइनी स्पार्क में छिपी थी असीम संभावनाएं। नथिंगनेस ड्रीम्ड अगेन। नैरेटर की अंतिम फुसफुसाहट कभी कभी शून्य विद्रोह करता है, पर शायद वह विनाश नहीं, एक और शुरुआत चाहता है, क्योंकि जहां सब खत्म होता है वहीं से कुछ नया जन्म लेता है, और यह चक्र कभी रुकता नहीं। अंत नहीं, बस मौन। धीरे धीरे सब फेड होने लगता है। आवाजें, दृश्य, विचार सब शून्य में घुलते हैं, और आखिरी लाइन में बस इतना लिखा आता है, यह ब्रह्मांड खत्म नहीं हुआ, उसने खुद को दोबारा सपने में लिख लिया। अब शुरू होती है कहानी, जहां अंधकार केवल अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक जीवित भूख है, और ब्रह्मांड बस उसका अंधहीन शिकार। रोग ब्लैक होल, अंधकार का शिकारी। ब्रह्मांड की वह सांस जो लौट कर नहीं आती। कभी कभी अंतरिक्ष इतना शांत हो जाता है कि लगता है जैसे ब्रह्मांड अपनी ही सांसें गिन रहा हो। तारे झपकते हैं, निहारिकाएं चमकती हैं, और उस चमक के बीच कहीं एक अंधेरा घूमता रहता है जो कुछ नहीं चाहता, बस निगलता है। कहते हैं हर चीज की एक आवाज होती है, यहां तक कि शून्य की भी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि वे मौन से भी गहरी है। वो कोई तारा नहीं था, ना ही कोई ग्रह। वो एक भटका हुआ ब्लैक होल था जो अपने तारे को निगल चुका था, और अब ब्रह्मांड के बीचों बीच बिना घर, बिना दिशा भटक रहा था। उसका नाम किसी ने नहीं रखा, क्योंकि वो कभी दिखा ही नहीं। सिर्फ उसकी गुरुत्वीय परछाई अंतरिक्ष के ताने बाने को मरोड़ती हुई वैज्ञानिकों की स्क्रीन पर झिलमिला रही थी। कहीं दूर लीगो डिटेक्टर की सुई एक अजीब तरंग पकड़ती है जो किसी ज्ञात टक्कर से नहीं आई थी। ना कोई ब्लैक होल फटा, ना कोई तारा टूटा। फिर ये लहर कहां से आई?
ब्रह्मांड ने जैसे कोई राज फुसफुसाया था, वो आ गया है। अदृश्य शिकारी की आहट साल 2039। नासा के डीप स्काई अरे में ड्यूटी पर बैठे एक युवा खगोलशास्त्री एडम शॉ एक अजीब अनोमली पकड़ता है। रात की शिफ्ट में सब सो रहे थे, बस वह अकेला था और स्क्रीन पर एक झिलमिलाता डॉट। वह डॉट स्थिर नहीं था। हर 5 सेकंड में स्पेस टाइम का कर्व बदल रहा था, जैसे कोई विशाल मास धीरे धीरे ब्रह्मांड के कपड़े को खींच रहा हो। वह जोर से बुदबुदाया, यह कोई तारा नहीं है, यह कुछ और है। डेटा बार बार साफ किया गया, लेकिन वो डिस्टॉर्शन वापस लौट आता और हर बार पहले से थोड़ा और गहरा। फिर अचानक सब शांत हो गया। 1 सेकंड के लिए सारा नेटवर्क बंद हो गया। फिर एक छोटी सी लहर उभरी जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी। शून्य की परछाई। अगले हफ्ते दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप एक ही चीज देख रहे थे, कुछ गायब हो रहा था। न कोई प्रकाश, न कोई विकिरण, बस खालीपन। जैसे किसी ने ब्रह्मांड के कैनवास से एक टुकड़ा फाड़ लिया हो। तारों की स्थिति बदलने लगी। सुपर कंप्यूटर ने बताया कि कुछ विशाल चीज ने गैलेक्टिक डिस्क को हल्का सा झुका दिया है। वैज्ञानिक चुप थे, क्योंकि वे जानते थे ये रोग ब्लैक होल है। एक ऐसा शिकारी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता जाता है और पीछे छोड़ता है सिर्फ मौन। उसका आकार नहीं मापा जा सकता था, पर उसकी शक्ति 1 अरब सूर्यों के बराबर। सितारों का विलाप। कहीं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दिशा में एक छोटा सा तारा अचानक बुझ गया। कोई विस्फोट नहीं, कोई चमक नहीं, बस गायब। जेम्स वेब टेलीस्कोप की आंखों में कुछ पल के लिए सिर्फ अंधकार भर गया। वो ब्लैक होल अब अकेला नहीं था, वो अपनी भूख के साथ पूरे अंतरिक्ष को पार करता हुआ धीरे धीरे हमारी दिशा में बढ़ रहा था। कहा जाता है, जब कोई ब्लैक होल तेजी से चलता है तो उसके पीछे का समय भी मुड़ जाता है। शायद इसलिए कई तारों की रोशनी अब वक्त से पीछे चल रही थी। और अब कहानी बस शुरू हुई है। सूरज का कंपन। कभी ऐसा हुआ है कि सूरज कुछ पल के लिए थम जाए? ना हवा चले, ना प्रकाश गिरे, बस एक अनकही ठंड चारों तरफ फैल जाए। वैज्ञानिक कहते हैं सूरज स्थिर है, हमेशा जलता रहेगा, पर एक दिन उसकी चमक 0.3% कम हो गई। नासा ने कहा यह सामान्य है, लेकिन कुछ खगोलशास्त्रियों ने देखा फोटोस्फीयर के किनारों पर हल्की झिलमिलाहट चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य गुरुत्वीय हाथ उसे हल्का सा खींच रहा हो। लीगो ने फिर से वही सिग्नल पकड़ा, वही फ्रीक्वेंसी, वही लहर, वही मौन। अब साफ था, रोग ब्लैक होल सौर मंडल के किनारों पर प्रवेश कर चुका था। काइपर बेल्ट के कुछ ठंडे पत्थर अचानक अपने रास्ते से हट गए। नेपच्यून की कक्षा डगमगाई और सूर्य की बाहरी परत में तापमान की एक सूक्ष्म लहर उठी। वो हल्की सी लहर जिसने समय को भी हिला दिया। पृथ्वी का पहला सपना उस रात दुनिया भर में कुछ अजीब हुआ। लाखों लोगों ने एक ही सपना देखा, एक विशाल काला गोला जो आसमान से झांक रहा था और कह रहा था, मैं लौट आया हूं। सपना नहीं था वो था ग्रेविटेशनल इको, जब ब्लैक होल का प्रभाव सिर्फ अंतरिक्ष को नहीं बल्कि चेतना को भी छू लेता है। क्योंकि गुरुत्व सिर्फ पदार्थ को नहीं, विचारों को भी मोड़ सकता है। लोगों की नींदें टूटने लगी। सैटेलाइट्स एक एक करके बंद हो गए। आसमान में ध्रुवीय रोशनियां अब हर जगह दिखने लगी, यहां तक कि भारत, ब्राजील, अफ्रीका तक
वैज्ञानिकों को कुछ समझ नहीं आया। वो बोले सोलर फ्लेयर है, लेकिन सूरज तो अब शांत था। किसी को नहीं पता था कि असली शिकारी हमारी नींदों में प्रवेश कर चुका है। चंद्रमा की चीख 11 जून 2040। ल्यूना ऑब्जर्वेटरी ने एक विचित्र रिपोर्ट भेजी। चंद्रमा के सतह पर क्रस्ट वार्पिंग देखी गई, जैसे उसकी सतह के नीचे कुछ खींचा जा रहा हो। कुछ सेकंड के लिए चंद्रमा की परछाई धरती पर मल्टीपल दिखी, 4-4 परछाइयां, जैसे प्रकाश रास्ता भूल गया हो। उसी रात भारत के राजस्थान से लेकर अमेरिका के टेक्सास तक एक गूंज सुनाई दी। कम फ्रीक्वेंसी, लगभग 18 हर्ट्ज की ध्वनि, इतनी धीमी कि कान से नहीं बल्कि हड्डियों से महसूस हुई। नासा ने इसे सबस्पेस रेजोनेंस कहा, पर वो सच नहीं बोल रहे थे। सच ये था, रोग ब्लैक होल ने पृथ्वी के चंद्र क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था और अब उसका गुरुत्व धरती की आत्मा को पकड़ने लगा था। धीरे धीरे आसमान में तारे हिलने लगे। चंद्रमा थोड़ा और दूर जा रहा था और इंसान पहली बार समझने लगा कि वो इस ब्रह्मांड में कितना अकेला है। महासागरों की उल्टी लहरें, पहले समुद्र बदला। ज्वार भाटा अचानक उलट गया। लहरें किनारों से पीछे की ओर भागने लगी, जैसे समुद्र किसी अदृश्य शक्ति से डर गया हो। वैज्ञानिकों ने कहा यह गुरुत्वीय विचलन है, लेकिन कोई नहीं समझा कि ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि समय भी पीछे बहने लगा था। भारत के दक्षिणी तटों पर मछुआरों ने आसमान में एक काला धब्बा देखा जो स्थिर नहीं था, धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे रात दिन को खा रही हो। समुद्र में कंपन उठे, मछलियां सतह पर आ गईं और पहली बार धरती ने गुरुत्व का बोझ महसूस किया। शहरों की सांस बंद हुई। लंदन, टोक्यो, मुंबई, न्यूयॉर्क, हर जगह बिजली का झटका। सैटेलाइट्स की कक्षाएं टूट गईं, जीपीएस पागल हो गया, कंप्यूटरों की घड़ियां उल्टी चलने लगी। लोग भाग रहे थे, पर कहां भागते? क्योंकि हर दिशा में आसमान काला हो चुका था। वो काला धब्बा अब आंखों से दिखने लगा था, कोई प्रकाश नहीं, बस शून्य, जैसे ब्रह्मांड का मुंह खुला हो। लोगों ने उसे गॉड्स आई नाम दिया, लेकिन असल में वो किसी भगवान की नहीं बल्कि मौन की आंख थी। धीरे धीरे पक्षियों ने उड़ना बंद किया, जानवर पेड़ों के नीचे जम गए और हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना भी कठिन लगने लगा। वैज्ञानिकों की अंतिम रिकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड की एक भूमिगत प्रयोगशाला में 3 वैज्ञानिक आखिरी डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे। उनका कैमरा चल रहा था, बाहर का दृश्य स्क्रीन पर था। काले बादल नहीं, बल्कि स्पेस का झुकाव दिख रहा था, जैसे पूरा आसमान किसी बिंदु की ओर बह रहा हो। एक वैज्ञानिक बोला, यह सिर्फ ब्लैक होल नहीं है, यह ब्रह्मांड का शिकारी है जो गलत दिशा में चल पड़ा है। उनकी रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई, क्योंकि अगले ही क्षण वे, उनकी लैब और उनका शहर सब कुछ स्ट्रेच होकर खिंच गया और गायब। मौन का जन्म और फिर बस मौन। कोई ध्वनि नहीं, कोई कंपन नहीं। धरती अब एक पतली सी रेखा बन चुकी थी, स्पेस टाइम के भीतर खींची हुई धागे जैसी। ब्लैक होल ने सब निगल लिया, महासागर, पर्वत, शहर, इतिहास और यादें। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब सब कुछ खत्म होता है तो मौन में भी एक फुसफुसाहट बची रहती है। लीगो के आखिरी सेंसर ने एक धीमी गुरुत्वीय धड़कन दर्ज की, एक लय जो किसी जीवित चीज जैसी थी। शायद वह धरती का दिल था,
जो अब भी अंधकार के भीतर धड़क रहा था। और फिर सिग्नल बंद। शून्य। अंधकार के बाद की शांति। ब्रह्मांड अब फिर से शांत है। तारे चमक रहे हैं, आकाश गंगाएं घूम रही हैं, लेकिन वहां कुछ गायब है। जहां कभी पृथ्वी थी, वहां अब सिर्फ एक हल्का सा गुरुत्वीय घुमाव बचा है, जैसे किसी ने इतिहास को मिटाकर नया पन्ना खोला हो। कुछ कहते हैं वो ब्लैक होल अब भी भटक रहा है, नए शिकार की तलाश में। और अगर कभी रात में तुम्हें महसूस हो कि आसमान का एक हिस्सा जरा ज्यादा काला है, तो शायद वो उसी की परछाई है जो अब तुम्हारे सपनों के भीतर देख रही है। कभी कभी ब्रह्मांड कुछ नहीं कहता, बस देखता है। तारे बुझते हैं, नए जगमगाते हैं, और समय अपनी गति से बहता चला जाता है। मगर इस मौन में भी कुछ यात्राएं ऐसी हैं जो किसी मंजिल की तलाश में नहीं, बल्कि नियति के आदेश पर चल रही हैं। कहीं दूर तारों की राख से जन्मा एक पत्थर अरबों सालों से घूम रहा है। न किसी दिशा का साथी, न किसी ग्रह का घर, बस अकेला और खामोश। वो कभी किसी टूटे हुए ग्रह का टुकड़ा था। किसी प्राचीन टक्कर में वह बिखर गया और अब अनंत अंधकार में एक भटकी आत्मा बनकर घूम रहा है। इसका नाम किसी भाषा में नहीं, किसी पुस्तक में नहीं, लेकिन इसकी दिशा शायद हमारी ओर है। हर बार जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं, कहीं कोई ऐसा पत्थर हमारे भविष्य को पढ़ रहा होता है। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड हमें देखता नहीं, पर शायद वह कभी न कभी बहुत चुपचाप जवाब भेज देता है। और वह जवाब कभी एक किरण नहीं होता, वह होता है एक पत्थर, एक गोली, जिसे ब्रह्मांड चलाता है अपने ही नियमों के नाम पर। मौन अंतरिक्ष का यात्री वह पत्थर जो अब एस्टेरॉयड ऑफ ऑब्लिवियन कहलाने वाला है, कभी एक तारे की परिक्रमा करता था, मगर वह तारा अब बुझ चुका है और उसके अवशेषों के साथ यह टुकड़ा भी शून्य में बह गया। अरबों वर्षों तक उसने अनगिनत ग्रहों को पार किया। कभी किसी की गुरुत्वाकर्षण ने उसे खींचा, कभी किसी ने छोड़ दिया, जैसे भाग्य के खेल में एक अनदेखा पासा फेंका जा रहा हो। हर बार जब वह किसी तारे के पास से गुजरता, उसकी सतह पर जमी बर्फ पिघलती और फिर जम जाती। हर बार उसका आकार थोड़ा बदलता, जैसे ब्रह्मांड उसे नई पहचान दे रहा हो। अब यह इतना विशाल बन चुका है कि अगर यह पृथ्वी से टकरा जाए तो उसका प्रभाव एक पल में युगों को बदल देगा। लेकिन अभी तक यह केवल एक नामहीन यात्री है, जिसे न कोई जानता है, न कोई महसूस कर सकता है। और फिर एक दिन पृथ्वी पर एक दूरबीन ने उसके मौन को तोड़ दिया। संकेत, एक नई दिशा का भय। 2029 की एक ठंडी रात थी। नासा के गहरे अंतरिक्ष पर्यवेक्षण केंद्र में एक अजीब चमक दिखी, बहुत हल्की लेकिन निरंतर। डेटा ने संकेत दिया, एक वस्तु है जो सूर्य के गुरुत्व से नहीं, बल्कि किसी प्राचीन ग्रह की दिशा से आ रही है। उसकी गति असामान्य थी, 26 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सबसे डरावनी बात, उसकी ट्रेजेक्ट्री बहुत धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा को काट रही थी। नाम दिया गया 2029 QN7। पहले दिन वैज्ञानिकों ने सोचा यह बस एक छोटा टुकड़ा होगा, लेकिन हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ पता चला यह टुकड़ा नहीं, एक पहाड़ है। उसका व्यास 11 किलोमीटर से ज्यादा और घनत्व इतना भारी कि उससे उत्पन्न किनेटिक एनर्जी असंख्य परमाणु बमों के बराबर थी। लोगों ने इसे ब्रह्मांड की गोली कहना शुरू किया, क्योंकि अगर यह पृथ्वी से टकराई
तो कोई आवाज नहीं सुनी जाएगी। बस एक मौन चमक उठेगी और फिर अंधकार। गणना और सच्चाई का बोझ अब वैज्ञानिकों के लिए यह गणना नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल था। हर अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, इसरो, ईएसए, जक्षा, सब एक ही गणना पर काम कर रहे थे, कितना समय बचा है। सुपर कंप्यूटरों ने एंडलेस सिमुलेशंस चलाए। हर सिमुलेशन अलग परिणाम दिखा रही थी। कभी कहा गया टकराव होगा, कभी कहा गया नहीं होगा, लेकिन हर बार अनसर्टेनिटी और भी भयावह हो जाती थी। इसका आकार अगर 10 किलोमीटर से अधिक है तो इम्पैक्ट के समय उसकी ऊर्जा होगी लगभग 100 ट्रिलियन टन टीएनटी के बराबर। इतिहास में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था, 66 मिलियन वर्ष पहले, जब एक ऐसा ही पत्थर गिरा था और डायनासोर सिर्फ याद बन गए थे। अब सवाल था, क्या इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, या इस बार मानवता ने समय से पहले उसे देख लिया है। इतिहास की गूंज, डायनासोरों का दिन। ब्रह्मांड को इंसान ने बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन ब्रह्मांड इंसान को कभी भूलने नहीं देता कि असली शक्ति किसके पास है। जब वैज्ञानिकों ने 66 मिलियन वर्ष पहले का वह निशान खोजा जहां आज मेक्सिको का चिक्सुलप क्रेटर है, तो उन्हें समझ आया, कभी एक पत्थर ने जीवन की पूरी दिशा बदल दी थी। उस दिन पृथ्वी कांपी नहीं थी, वह बिखर गई थी। आकाश महीनों तक धूल से ढका रहा, सूरज दिखाई नहीं दिया और 75% जीवन मिट गया। अब जब 2029 QN7 की ट्रेजेक्ट्री सामने आई, वैज्ञानिकों को वही पैटर्न दिखा, वही आकार, वही गति, वही घातक कोण। इतिहास दोहराने की तैयारी में था और इंसान फिर से परीक्षा देने जा रहा था। मानवता की आखिरी कोशिश, DART-2 मिशन 2029 की चेतावनी के बाद हर देश ने अपने संसाधन एक ही लक्ष्य के लिए जोड़ दिए, एक नया मिशन DART-2। यह विचार पहले DART मिशन 2022 से प्रेरित था, जहां नासा ने एक छोटे एस्टेरॉयड से स्पेसक्राफ्ट टकराकर उसकी दिशा बदली थी। लेकिन अब लक्ष्य कहीं बड़ा था, 11 किलोमीटर का एक दैत्य जो सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। संपूर्ण मानवता के इतिहास में पहली बार सभी वैज्ञानिकों ने एक साथ काम किया। रॉकेट का प्रक्षेपण ऐसा दृश्य था जैसे मानव जाति अपनी आत्मा को अंतरिक्ष में भेज रही हो। अगर यह मिशन असफल हुआ, एक वैज्ञानिक ने कहा, तो इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा, वह समाप्त हो जाएगा। सैकड़ों टन का किनेटिक इम्पैक्ट कई वर्षों की गणना के बाद छोड़ा गया। उसका लक्ष्य एस्टेरॉयड के ठीक मध्य पर प्रहार करना था, ताकि उसकी दिशा कुछ अंश बदल जाए और पृथ्वी से टकराव टल जाए। अनिश्चितता, जब मौन और भय एक हो जाते हैं, इम्पैक्टर अपने मार्ग पर था। सिग्नल पृथ्वी से लगभग 20 मिनट की देरी से पहुंचते थे। हर व्यक्ति की निगाह स्क्रीन पर थी, मौन, तनाव और उम्मीद का मिश्रण। फिर एक छोटी सी चमक दिखी। सिग्नल आया, इम्पैक्ट कंफर्म्ड। लोगों ने राहत की सांस ली। पर असली सवाल तब उठा जब नए डेटा ने बताया, दिशा बदली है, पर बहुत कम। अब भी उसकी ट्रेजेक्ट्री पृथ्वी के बहुत पास से गुजरने वाली थी। एक छोटा सा ग्रेविटेशनल पुल भी उसे फिर हमारी ओर मोड़ सकता था। कई वैज्ञानिकों ने कहा, हम सुरक्षित हैं, पर कुछ ने सिर्फ इतना कहा, हम शायद सुरक्षित हैं। विज्ञान सर्टेनिटी नहीं देता, वह संभावना देता है। और कभी कभी संभावना भी एक भय होती है। वह पल जब पृथ्वी ने अपनी सांस रोक ली, 2031 की सर्द रात थी। आसमान सामान्य लग रहा था, लेकिन दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप एक दिशा में केंद्रित थे। गणना के अनुसार उसी रात 2029 QN7
पृथ्वी के पास से गुजरने वाला था या टकराने वाला था। हर शहर की बिजली कुछ मिनटों के लिए बंद कर दी गई ताकि ऑब्जर्वेशन स्पष्ट हो सके। आसमान शांत था। फिर कहीं दूर एक क्षीण रोशनी चमकी, धीरे धीरे बढ़ती हुई। कई लोगों ने उसे उल्का समझा, कई ने प्रार्थना की और कुछ ने बस आंखें बंद कर लीं। डेटा मॉनिटरों पर नाच रहे थे, संख्याएं तेजी से बदल रही थीं। ट्रेजेक्ट्री में अचानक हल्का सा डेविएशन दिखा, लेकिन इस बार दिशा हमारी ओर नहीं बल्कि चंद्रमा के पास चली गई। टकराव नहीं हुआ, बस एक विशाल धूल का बादल जो चंद्रमा के क्षितिज पर बिखर गया। मानवता ने राहत की सांस ली, पर कोई खुश नहीं था, क्योंकि सब जानते थे ब्रह्मांड ने बस मौका टाल दिया है, माफ नहीं किया। अंतिम प्रयास धरती पर हर देश, हर सीमा, हर झंडा अब एक ही बात कह रहा था, समय खत्म हो रहा है। जितनी रॉकेटें थीं, सब अंतरिक्ष की ओर झोंक दी गईं। हर इंजीनियर, हर वैज्ञानिक, हर बच्चा तक अब इस मिशन का हिस्सा था। रातों को आसमान में चमकते बिंदु अब किसी तारे नहीं थे, वे रॉकेटों की लपटें थीं जो उस आने वाले अंत की ओर भाग रही थी। मॉस्को से लेकर मुंबई तक लोग आसमान को देखकर सिर्फ एक सवाल पूछते, क्या ये आखिरी रात है? नासा और इसरो के संयुक्त कमांड सेंटर में एक बूढ़े वैज्ञानिक ने कहा, अगर हम इस एक क्षण को बचा सके तो इतिहास खुद को नया नाम देगा। फिर एक नई खामोशी। एक विशाल धातु की दीवार अंतरिक्ष में तैर रही थी, प्रोजेक्ट शील्ड 1। यह मानवता की आखिरी ढाल थी, एक विशाल प्लेटफॉर्म जो लेजर बीम से एस्टेरॉयड की दिशा मोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन समय बहुत कम था और दूरी बहुत कम बची थी। टकराव का क्षण 12 अगस्त 2089। धरती पर कोई घड़ी अब टिक टिक नहीं कर रही थी, क्योंकि समय अब बह नहीं रहा था, वो सांस रोक चुका था। एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर चुका था। रात का आसमान मानो आग का दर्पण बन गया, हवा में आयनित कणों की चमक बिजली की तरह फट रही थी। टकराव से पहले कुछ सेकंड के लिए धरती का चुंबकीय क्षेत्र पिघलने लगा। हर कंपास, हर रेडियो, हर सिग्नल मौन हो गया। फिर एक चमक इतनी तेज कि दिन और रात दोनों मिट गए। प्रोजेक्ट शील्ड ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन ऊर्जा सिर्फ एस्टेरॉयड के बाहरी हिस्से को तोड़ सकी। उसका केंद्र अब भी एक अविनाशी पत्थर की तरह अडिग था। और फिर एक धमाका जो आवाज नहीं था, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में गूंज गया। मृत्यु या पुनर्जन्म जब सब कुछ खत्म होता दिखा, तो एक चमत्कार हुआ। टकराव के क्षण में एस्टेरॉयड का केंद्र विघटित नहीं हुआ, बल्कि वाष्पित हो गया। एक विशाल बादल बना, जिसमें लोहा, कार्बन, सिलिका और अज्ञात रेडिएशन था। धरती की सतह पर कुछ जगहों पर जलवायु टूट गई, लेकिन ग्रह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। विज्ञान ने इसे ऑब्लिवियन ड्रिफ्ट कहा, एक ऐसी घटना जहां विनाश ने सृजन को जन्म दिया। उस धूल से नए क्रिस्टल बने, जिनमें अद्भुत चुंबकीय गुण थे। शायद यही था ब्रह्मांड का रहस्य, हर मृत्यु में जीवन की बीजगणना छिपी है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, हम विनाश से नहीं बचे, हम उससे जन्मे हैं। अनंत की चुप्पी सदियां बीत गईं। ब्रह्मांड अब भी वही है, शांत, ठंडा और रहस्यमय। कहीं एक गहरी जगह पर अंतरिक्ष की राख में एक नई दुनिया आकार ले रही है। वो शायद हमारी जैसी नहीं होगी, लेकिन उसमें हमारी कहानी जरूर होगी। वो कहानी जो कहेगी, एक बार कुछ प्राणियों ने सितारों से मुकाबला करने की कोशिश की थी, और शायद किसी दिन
जब कोई और सभ्यता उस पुराने नीले ग्रह की राख खोजेगी, उन्हें कोई संदेश मिलेगा। हम मिटे नहीं थे, हम बदल गए थे। ब्रह्मांड अब फिर से चुप है, लेकिन उसकी खामोशी के बीच अब भी वो गूंज सुनाई देती है। एस्टेरॉयड ऑफ ऑब्लिवियन, ब्रह्मांड की गोली। यहीं यह कहानी समाप्त होती है, पर यात्रा अभी जारी है, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं अगली कहानी की ओर, जहां आग, प्रकाश और विनाश तीनों एक साथ जन्म लेते हैं। अगली कहानी, सोलर हाइपरफ्लेयर, सूरज का पागलपन। एक नया दिन। तैयार रहिए अगली यात्रा के लिए। 2038 की एक सुबह नासा के उपग्रह ने सूरज की तस्वीर भेजी। वो वही सूरज था, पर उसकी चमक में कुछ था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसके किनारे कांप रहे थे, जैसे कोई ज्वालामुखी अपनी सतह के नीचे कुछ छुपा रहा हो। वैज्ञानिकों ने कहा, यह सामान्य गतिविधि है, पर वह सामान्य नहीं था। वो था सूरज का पागलपन। सूरज की बेचैनी। पिछले हफ्ते से सूरज की सतह पर छोटे छोटे विस्फोट हो रहे थे। पहले वो कुछ सेकंड के थे, अब वो मिनटों तक चलने लगे थे। सोहो और पाकर सोलर प्रोब ने रिपोर्ट दी, सूरज के प्लाज्मा में अजीब अशांति बढ़ रही है। तापमान अचानक 6000 डिग्री सेल्सियस से 12000 डिग्री सेल्सियस तक उछल गया। और सबसे डरावना हिस्सा, सूरज की धड़कन बढ़ गई थी। सूरज की लय सामान्यतः स्थिर होती है, पर इस बार उसके वाइब्रेशन पैटर्न्स ऐसे थे जैसे कोई विशाल हृदय तेज तेज धड़क रहा हो। चुंबकीय उलझन। अगले ही सप्ताह सूर्य के उत्तरी ध्रुव में चुंबकीय धागे उलटने लगे। सूरज की मैग्नेटिक पोल्स बदलने लगी। जो लाखों साल में एक बार होता है, वो अब कुछ दिनों में हो रहा था। ऑब्जर्वेटरी से एक वैज्ञानिक चिल्लाया, यह फ्लेयर नहीं, यह कुछ और है। यह जैसे कोई मैग्नेटिक मॉन्स्टर जाग गया हो। प्लाज्मा लूप्स अब सीधा नहीं उठ रहे थे, वे मुड़कर सूरज के खुद के शरीर पर गिर रहे थे। सूरज खुद को जला रहा था। पृथ्वी की पहली चेतावनी। पृथ्वी पर असर तुरंत दिखा। जीपीएस सिस्टम बंद पड़ने लगे। कम्युनिकेशन टावर्स में क्वांटम स्टैटिक भर गया और आसमान में लाल, नीली और हरी ऑरोराएं अब हर देश में दिखने लगी। भारत के राजस्थान में लोगों ने आसमान में अचानक एक नीली लपेट देखी, जैसे किसी ने बिजली की नदी बहा दी हो। रात के 2 बजे आसमान अचानक दिन में बदल गया और कुछ सेकंड बाद फिर अंधेरा। कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ, पर अब हाइपर फ्लेयर का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। सूरज का पागलपन शुरू होता है 8 मई 2039। नासा ने लाइव फीड खोला और कैमरे ने जो दिखाया वो डरावना था। सूरज की सतह पर एक विशाल फ्लेयर लूप उभरा जो 5 करोड़ किलोमीटर लंबा था। उसके भीतर पूरी पृथ्वी छिप सकती थी। वो ज्वाला इतनी तेज थी कि कैमरे के सेंसर पिघल गए। फिर सूरज ने खुद से एक कोरोना मास इजेक्शन फेंकी। प्लाज्मा का वह गोला सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ा। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया, सिर्फ 14 घंटे में वह लहर धरती को छू लेगी। पृथ्वी पर आग की लहर लहराई। पहले रेडियो बंद हुए, फिर पावर ग्रिड फटे और फिर पूरा आकाश जल उठा। उत्तरी अमेरिका से लेकर एशिया तक आसमान नारंगी रंग का हो गया। रात और दिन का फर्क मिट गया। जापान में एक आदमी ने कहा, आसमान गिर रहा है। यह सिर्फ गर्मी नहीं थी, यह विकिरण की आग थी। पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल जलने लगा।
सांसों में बिजली का स्वाद था और हवा झंझना रही थी। ढाल का टूटना, पृथ्वी की मैग्नेटोस्फीयर, हमारी रक्षक ढाल, टूटने लगी। ध्रुवों पर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे उखड़ रही थी जैसे तूफान में पेड़। अब कोई ढाल नहीं बची थी जो विकिरण रोक सके। लोग भूमिगत चले गए, पर नीचे भी सन्नाटा नहीं था। धरती की सतह में करंट दौड़ रहा था। कई जगहें पिघलकर धातु में बदल गईं। द हाइपरफ्लेयर, फिर आया वो पल जब सूरज पूरी तरह पागल हो गया। उसने एक ऐसा विस्फोट किया जो इतिहास के किसी भी फ्लेयर से 10 गुना बड़ा था। 10 अरब परमाणु बमों की बराबर ऊर्जा सिर्फ 0.01 सेकंड में। सौर मंडल के हर ग्रह की कक्षा कांप उठी। मंगल का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बृहस्पति की गैसें जल उठीं। पृथ्वी पर आसमान चमक से भर गया और सब कुछ पिघल गया। वातावरण का वाष्पीकरण, ओजोन खत्म। हवा में ऑक्सीजन आयन बन चुकी थी। महासागर वाष्प बन गए, लेकिन ऊपर पहुंचकर विकिरण ने उन्हें तोड़ दिया। अब बारिश नहीं, प्लाज्मा की बूंदें गिर रही थी। पृथ्वी की सतह 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गई। जानवरों की परछाइयां जमीन पर जलकर चिपक गईं। हर दिशा में बस एक रंग था, नारंगी अंधकार। सूरज का मौन विस्फोट के 72 घंटे बाद सूरज अचानक शांत हो गया। ना रोशनी, ना फ्लेयर, बस अंधेरा। वैज्ञानिकों ने कहा फ्लेयर खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने देखा सूरज की सतह में अब दरारें थी, जैसे वो खुद अंदर से टूट रहा हो। वो अब तारा नहीं रहा, वो एक ब्लू सब्जेंट में बदल चुका था। थोड़ा ठंडा, थोड़ा पागल, थोड़ा मरा हुआ। एक नया सूरज, एक अंधेरी पृथ्वी। सालों बाद सूरज फिर चमका, पर अब उसकी रोशनी नीली थी और ठंडी। धरती अब राख थी, पानी खत्म, हवा विषैली, और कहीं गहराई में मानव सभ्यता का अंतिम संदेश गूंज रहा था। कभी सूरज ने जन्म दिया था, अब उसने सब कुछ वापस ले लिया। दूर के किसी कोने से एक अंतरिक्ष जांच यान ने ये दृश्य रिकॉर्ड किया। एक नीला सूरज और उसके चारों ओर एक धूल से लिपटी मृत पृथ्वी। जब प्रकाश भी डर गया, ब्रह्मांड अब भी चमक रहा है, पर वहां कोई हंसी नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई सुबह नहीं। सूरज अब शांत है, जैसे कुछ सोच रहा हो, क्या मैंने गलती की? और शायद किसी दिन जब वो फिर से जागेगा तो एक और दुनिया बनाएगा, या फिर उसे भी जला देगा। और फिर सब खत्म हो गया। कोई धमाका नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ सन्नाटा, इतना गहरा कि समय भी उसमें डूब गया। तारे बुझ चुके थे, ग्रहों की परिक्रमा रुक चुकी थी। सूरज अब सिर्फ राख बन चुका था। ब्रह्मांड की वो विशाल चादर जिसने हमें जन्म दिया था, अब खुद अपने टुकड़ों में बिखर चुकी थी। और उस मौन के बीच कहीं दूर एक धीमी सी गूंज थी, जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या सच में कुछ बचा है? शायद कुछ नहीं, या शायद वही बचा है जो हमेशा से था, शून्य। कभी कभी मैं सोचती हूँ, शायद ब्रह्मांड को नष्ट होना बुरा नहीं था, क्योंकि हर विनाश के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। शायद जब आखिरी फोटोन बुझ गया, उसी पल किसी और जगह एक नया प्रकाश जन्मा होगा। यही ब्रह्मांड का नियम है, कोई पूरी तरह मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। हम भी, तुम भी, यह कहानी भी। अब आंखें बंद करो और सोचो, शायद यही मौन, वही सन्नाटा कभी हमारी दुनिया भी निगल लेगा। न रोशनी बचेगी, न नाम,
न इतिहास, बस एक शांत धड़कन जिसे कोई माप नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। क्योंकि आखिर में ना तारे टिकते हैं, ना समय, सब कुछ लौट जाता है वहीं जहां से शुरू हुआ था, शून्य में। और वहीं अनंत फिर से जन्म लेता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनंत इन्फिनिट कोडोट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कॉस्मिक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं स्वरा और यह है अनंत इन्फिनिट, जहां ब्रह्मांड के रहस्यों के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं।